पेट से बाहर। कैल्शियस का मतलब होता है, इट्स ए ग्रीक वर्ड। You see in the medical science, almost all the words are either Greek or Latin. इन दोनों लैंग्वेज में मेडिकल साइंस में मोस्टली इंडिया में बहुत लोगों को परेशान किया है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फॉलो द वेस्टर्न टाइप ऑफ मेडिसिन। बट द वन दैट उसका मतलब होता है ओपनिंग। अगर हमारे इंटेस्टाइन उस ओपनिंग से प्रेगनेंसी के समय माँ के पेट में बाहर रहती है, तो उसको गैस्ट्रोपैरेसिस मेडिकल साइंस में नाम देते हैं। नाम भी कुछ रखा हुआ है। You just need to understand what it is. And we must understand that the things which have advanced in medical science in the last few years, 20-25 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट एक ही हुई है कि nowadays we are able to identify these problems in the antenatal period in the womb. पुराने जमाने में 50 साल को हमारे समय में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, जब प्रेगनेंसी होती थी बीमारियां पता ही नहीं चलती थी। और उसमें दो तरह की बीमारियां होती हैं, आप एनालाइज करो तो, जो कि मदर वुंड से आती है। एक होती है जिसमें कि हमें तुरंत इंटरवेंशन की जरूरत होती है, अदरवाइज द चाइल्ड विल डाई। उसमें गैस्ट्रोपैरेसिस एक इंपॉर्टेंट और डिजीज है। एंड देन दूसरी डिजीज ऐसी होती है जो बाद में इंटरवेंशन करने की नीड होती है। अगर उनका हमें सही समय पर पता चल जाता है, हम उनको ठीक कर सकते हैं एंड द चाइल्ड विल हैव नॉर्मल लाइफ। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा किसी यंग बच्चा है 30-40-25 साल में किडनी खराब होगी, वो इसलिए होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीनेटल स्कैन्स को डिजीजेस पता नहीं कर पाते। The second development which has occurred in the medical science is the pediatric anesthesia. आजकल एनेस्थीसिया इतनी अच्छी हो गई है कि बच्चों को सर्जरी में कोई पेन नहीं होता है, कोई रिकवरी में डिसएडवांटेज नहीं होता है, और बहुत अच्छे तरीके से उसकी रिकवरी करवा सकते हैं। एंड वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट विद डॉक्टर संगीता एंड डॉक्टर वर्क एंड ऑप्शन गैरी टीम एंड डॉक्टर एंटनी विल डिस्कस देयर पॉइंट्स। जैसा कि डॉक्टर शानवीर ने आपको पहले एक किया कि गैस्ट्रोस्काइसिस क्या होता है, तो आज मैं बताऊंगी कि मेरा इस केस का एक्सपीरियंस एज अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट क्या रहा और मेरा इसमें रोल कैसे प्ले है। जब मैंने पहली बार साक्षी को स्कैन किया था तो शी केम फर्स्ट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड यू कैन सी, जब हमने पहले उनको स्कैन किया, आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो हमें एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट दिखा उसमें, और आप देख सकते हो कि उस डिफेक्ट से जो इंटेस्टाइनल लूप्स हैं वो बाहर आ रहे हैं और वो फ्लोट कर रहे हैं फ्रीली एमनियोटिक फ्लूइड में। जो ये ब्लैक है वो एमनियोटिक सी है। ये बच्चे का एब्डोमिनल वॉल है, यहाँ पे ये डिफेक्ट है और जिससे कि बाउल ट्यूब बाहर इससे हर्निएट हो रहे हैं, और ये एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें कि ये फ्रीली फ्लोट करते हैं। तो इस कंडीशन को ये एक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, जो कि एक डेवलपमेंटल एनोमली है और इसको गैस्ट्रोस्काइसिस कहते हैं। तो बेसिकली जब हम एक एब्नॉर्मलिटी बच्चे में देखते हैं तो हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं पूरे बच्चे को देखने की कि कोई और एसोसिएटेड एब्नॉर्मलिटी बच्चे में तो नहीं है। तो इसके लिए हमने जब एग्जामिन किया तो हमें और कोई एसोसिएटेड एब्नॉर्मलिटी नहीं मिली, जो कि एक प्लस पॉइंट था। दूसरा फिर हम देखते हैं कि बच्चे के चारों ओर जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है उसका अमाउंट कितना है, क्योंकि जब हमने इनको स्कैन किया था तो वो फ्लूइड का लेवल नॉर्मल था। फिर उसके बाद में बात आती है कि बच्चे के ग्रोथ पैरामीटर्स कैसे थे। तो ग्रोथ पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज वो करस्पॉन्ड कर रहे थे, एक्सेप्ट जो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है, जो कि बच्चे का पेट का जो गर्थ होता है वो कम साइड पे, वो ऑब्वियस है क्योंकि बाउल लूप जो है वो बाहर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल गो ऑन द लोअर साइड। तो बेसिकली जब हमने स्कैन किया था और जो डिलीवरी के टाइम का जो इंटरवल है वो एक काफी लंबा अंतराल था, करीबन 10-11 हफ्ते का। तो हमें इसमें जो है एक प्लान बनाना था, बिकॉज इसमें हमारी पूरी एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जो है, जो कि इसमें पार्ट प्ले करने वाली थी, जिसमें कि ऑब्स्टेट्रिशियंस जो कि एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करने वाले थे, एंड नीकू टीम जो कि बच्चे को पैदा होने के बाद तुरंत उसको जो है हैंडल करनी थी, और डॉक्टर शानवीर जिनका रोल तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि सर्जिकली ही करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बेबी के लिए सर्वाइवल नहीं है। तो डॉक्टर शानवीर का टीम का, तो इस तरह से एक हमारा एक हमने जो पेशेंट और उनके हस्बैंड जो है उनका एक मल्टीडिसिप्लिनरी काउंसलिंग हमने उनका किया, और हमें ये डिसाइड किया कि हम इनको कैसे फॉलोअप करेंगे। तो जो फॉलोअप का स्कैन था उसमें एज अ फीटल मेडिसिन अगेन बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। एक तो ये जहाँ पे आप देख सकते हैं 3D इमेज है, जिसमें आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि बाउल लूप जो है वो बाहर आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कि इसको बिल्कुल फ्रीली फ्लोटिंग है एमनियोटिक फ्लूइड में। तो हमारा जो कंसर्न था सबसे पहले तो ये कि बाउल लूप का कंडीशन क्या है, और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो बाउल लूप था उसमें थोड़ा डिस्टेंशन था और थोड़ा लाइकर की कमी थी, और ग्रोथ जो है वो पहले के कंपैरेटिवली लोअर साइड पे जा रही थी, जो कि ऑब्वियस एक्सपेक्टेड था
क्योंकि ये बाउल की प्रॉब्लम है, इसमें जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है वो कंपैरेटिवली लेस होता है, तो ऐसे में जो है ग्रोथ एब्नॉर्मलिटी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। पर हमारा कंसर्न था कि एक ऑप्टिमल रेट जो है डिलीवरी के टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि ये पता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा सर्जरी की जरूरत होगी, अगर वेट में प्रॉब्लम होगी तो ये एक एसोसिएटेड, अगर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट होगा बेबी तो एक अगेन ये एक जो है वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो जाता है पुअर आउटकम के लिए, क्योंकि बच्चे को वो स्ट्रेस झेलना है सर्जरी का, अगर ग्रोथ कम होगी, वेट कम होगा तो बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है। दूसरा हमारा ये था कि अगर बाउल में जो डिस्टेंशन हो रहा है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन का एक सस्पिशन का लास्ट स्कैन था, उसमें हमने जो बर्थ वेट देखा वो अराउंड 2.2-2.3 kg के बीच का था, और दूसरा जो है उसका जो बाउल लूप है वो थोड़े से बेटर लगे लास्ट स्कैन में, तो वो एश्योरिंग था। और फिर हमने जो है बेसिकली अब फीटल मेडिसिन का रोल है कि हमें एक तो मॉनिटरिंग कैसे करनी है, दूसरा जो हमारा टाइमिंग ऑफ डिलीवरी क्या होगा, तीसरा हमारा जो है डिलीवरी का मोड क्या रहना चाहिए, क्या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है जो कि हम उसके लिए तैयार रहेंगे जब पोस्ट नेटल पीरियड में बेबी डिलीवर होगा, सर्जरी होगी, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें ये सब इंफॉर्मेशन देके अपनी जो टीम है उसको हेल्प करनी है, जिससे कि हम एक बेटर आउटकम जो है वो अचीव कर सकें। तो बच्चे का जो बर्थ वेट है वो आई थिंक 2.3 kg का था, तो इट वॉज एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम, एंड बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हम एक अच्छा आउटकम दे पाए पेरेंट्स के लिए भी, जिनकी भी पेशेंट्स है और जिनका हमारे में फेथ था हमारी टीम के लिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई एंटायर टीम ऑल्सो फॉर सच अ गुड वर्क। थैंक यू। You need, apart from a good fetal medicine experienced one, you need good machines also. आप देखो 3D 4D पिक्चर बनाने की काफी एडवांस मशीन होती है जो हर जगह नहीं होती है। They are imported, although we are trying to make in India also. But these machines give beautiful picture, almost बच्चे की पिक्चर बना के दे देती हैं. And that's how interpretation and man and the machine in the concept of woman and the machine, I will say, is very important for the fetal medicine department. एनेस्थेटिस्ट से कोई नहीं मिलता, किसी को पता ही नहीं होता कि एनेस्थेटिस्ट भी होता है ओटी के अंदर, सब सर्जन्स को पहचानते हैं। बट इफ यू सी अब इतना एडवांस हो गया एनेस्थीसिया एंड इट हैज बिकम वेरी सेफ नाउ। पहले फिर भी डर लगता था, नाउ द सेफ्टी हैज इंक्रीज एंड इन दिस वी हैव टू द अदर थिंग वी हैव टू ऐड इज दैट एक होता है एनेस्थेटिस्ट, बट फॉर सच स्मॉल चिल्ड्रन वी नाउ हैव फर्दर स्पेशलाइज्ड एंड वी हैव पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट। तो एक पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इतने छोटे बच्चे में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोज ऑफ ड्रग्स जो देते हैं उसकी एक्यूरेसी हैज़ टू बी लाइक 0.001 मिलीग्राम तक की एक्यूरेसी आपको चाहिए, बिकॉज एक इतने छोटे बच्चे पे आप ऑपरेट कर रहे हो, तो आपके डोजेस की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ आपके पास एक ऐसा ओटी जहाँ भी आप ऑपरेट करेंगे या इस बच्चे को ऑपरेट करने के लिए सोचते हैं, उस ओटी में वैसे वाले इंस्ट्रूमेंट्स और मॉनिटर्स होने चाहिए जो उस सेंसिटिविटी से अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं बच्चे के वाइटल्स में, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर, सबने कोविड के टाइम इतना सुना होगा, तो इतने छोटे बच्चे के लिए जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी सेंसिटिविटी के वो चेंजेस एकदम से पिक कर लें, बिकॉज पूरा बच्चे का जो वाइटल्स है, जो रेस्पिरेशन है, वो एनेस्थेटिस्ट ही उस टाइम पे कंट्रोल कर रहा होता है जब ऑपरेशन चल रहा होता है। देन उसके बाद ये डिसाइड करना कि इतने छोटे बच्चे के लिए लाइन मिलना, कैंडुला, उसके बाद भी बिकॉज पोस्ट ऑप में भी ये इमीडिएटली तो खाएगा पिएगा नहीं, तो हमें न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए एक लॉन्ग अगर कुछ सेंट्रल लाइन या कुछ चाहिए तो उसको प्लेस करना। सो वो सारा चीज़ें जो है वो एक एनेस्थेटिस्ट को ओटी में सारी रेडी करके उसके बाद में पोस्ट ऑप में भी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। इतना छोटा बच्चा आपको पेन के बारे में नहीं बता पाएगा, तो उस चीज़ का भी केयर करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एनेस्थेटिस्ट के ऊपर होती है ओटी में। एंड प्लस उनका टेम्परेचर सबसे ज़रूरी जो होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना इतने छोटे बच्चे का, बिकॉज वो अपने आप फैट होता नहीं है, रेगुलेट कर नहीं सकते, और जैसे बताया था इंटेस्टाइन एक्सपोज होती है तो उसमें और ज़्यादा इवेपोरेशन के कारण भी फ्लूइड लॉस होता रहता है। तो इसलिए इन छोटे बच्चों का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हमें पता चलता है उसके पहले ही आधे घंटे पहले हम ओटी का AC बंद करवा देते हैं, जो ओटी टेबल है उस पर वार्मर लगा देते हैं, कॉटन पैड्स लगा देते हैं, जिससे जैसे बच्चा हम रिसीव करें सारा वार्म हो, कवर्ड हो। तो ये सारी अरेंजमेंट्स हमें पहले से एक ओटी में रेडी करके रखनी पड़ती है। सो द इम्पोर्टेंस एज दिस इज के हमें विद इन इट्स एन इमरजेंसी सर्जरी है तो प्रिपेयर करना पड़ता है, एक पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट को अवेलेबल होना पड़ता है, और विद इन 24 आवर्स हमें ऑपरेट करना पड़ता है। एंड बाई चांस अगर जैसे अब इनके केस में हमें पहले से पता था,
बट अगर कहीं पेरिफेरी में डिलीवरी होती है और अगर हमें नहीं पता है तो ऐसे बच्चों को आइडियली एक ऐसे सेटअप में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए जहाँ पर ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हो। बस ये है जब पेशेंट, एक चीज़ हमें याद करनी है कि जब ऐसा बच्चा ट्रांसफ़र हो रहा हो तो उसकी इंटेस्टाइन्स जो है वो स्टेराइल गॉज में सलाइन के साथ कवर हो, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड भी रहे और बच्चे में से जो वाटर लॉस हो रहा है वो ना हो। तो जितना जल्दी से जल्दी हम उनको ट्रांसफ़र कर सके और उनको जो इंटेस्टाइन एक्सपोज है उसको हम कवर करके ट्रांसफ़र कर सके, वो बहुत जरूरी है।